नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक फ़ोन रिपेयरिंग का वीडियो लेके आया हूँ। ये फ़ोन मेरे पास छत्तीसगढ़ से पार्सल हुआ है। इस फ़ोन को हम ओपन कर लेते हैं। पहले तो बॉक्स, ये जैसा ही पार्सल रिसीव हुआ हमको वैसा हमने इसको ओपन किया है। जल्दी से ओपन कर लेते हैं। अगर आपको भी फ़ोन रिपेयर करवाने हैं घर बैठे बैठे तो आप मुझे पार्सल कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे कांटेक्ट डिटेल मिलेंगे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप और वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा। दूसरे और भी लिंक हैं, एक बार आप ट्राई करें ज़रूर। और अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन हो, रिपेयरिंग अगर आप लोग करते हो और कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें एक लेटर लिख के दिया हुआ है जिसमें नाम, पता, एड्रेस वगैरह और प्रॉब्लम क्या है फ़ोन में वो लिख के दिया हुआ है। तो ये फ़ोन है, और ये फ़ोन ऐसा है कि दूसरे टेक्नीशियन से वहाँ पे बना नहीं है और उन्होंने ट्राई किया है लेकिन ठीक नहीं हुआ था। तो अब हम ओपन करके देखते हैं एक बार कि क्या कंडीशन है फ़ोन की। वैसे तो हमको फ़ोटो भेज दिए थे उन्होंने, जो कंडीशन थी बोर्ड की, तो देख लो आप। काम किया हुआ है, एंटीना का जो टिप्स है वो टूटा हुआ है थोड़ा। ये हम रिपेयर कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पहले फ़ोन को चालू करना है, तो मदरबोर्ड बाहर निकाल के देखते हैं एक बार क्या कंडीशन है। तो कंडीशन इस तरह से है कि पावर का और सीपीयू का सील्ड पूरा निकाला हुआ है पहले से। वो ठीक तरीके से निकाला है, किसी ने बिगाड़ा नहीं है इस चीज़ में, मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सीपीयू और यूएफएस को ओवरहीट किया हुआ है। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। और ये कैमरे के कनेक्टर में ना पेस्ट लगा हुआ था, तो मैं हीट करके निकाल रहा हूँ। अदरवाइज अगर किसी कनेक्टर में पेस्ट लगा हुआ है और उसको अगर गर्म करे बगैर हम खींच लेंगे ना, तो कनेक्टर वो डैमेज हो जाता है। तो ये मैंने खोल लिया फ़ोन को। एक बार हम ना मदरबोर्ड निकालने से पहले एक काम करते हैं कि इसका बूटिंग क्या है, ऑटो करंट तो नहीं है, वो सब हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। बाद में बोर्ड निकाल के काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार हम ये कर लेते हैं कि इसमें डीसी मशीन पे कोई ऑटो करंट तो नहीं है, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, या फिर बूटिंग है तो कैसी है, वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए डीसी मशीन हमने ऑन कर लिया और ये प्लस वाली सप्लाई पे हमने लगा दिया है। बैटरी कनेक्टर पे जो बी बैट की लाइन है उसके ऊपर हमने कनेक्ट करके बूटिंग चेक किया, तो बूटिंग इसमें लो बूट आ रहा था। लो बूट में एक चीज़ ये हो सकती है कि सीपीयू ना लगा हो। ठीक है, तो सीपीयू तो लगा हुआ है ही है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि शॉर्ट हो कोई लाइन, या फिर कोई लाइन कॉइल वगैरह कोई टूटी हुई हो। तो कॉइल तो हमको यहाँ पे साफ दिख रही है कि ठीक ही कंडीशन में है। तो इसमें लो बूट होने का रीज़न है शॉर्टिंग। और शॉर्टिंग होने का भी दो तरीके होते हैं कि भाई, एक तो कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो और दूसरा होता है कि हीट लगाया हुआ हो। तो इसमें क्या है कि हीट किया हुआ है किसी ने ऑलरेडी। तो हीट करने के बाद में क्या होता है कि सीपीयू के नीचे जो बॉल होती हैं वो बॉल आपस में मेल्ट होके जुड़ जाती है एक दूसरे से, तो शॉर्ट हो जाता है। तो इसको हमको सही करने का सबसे सही तरीका यही है कि इसका सीपीयू हम रिबॉल करते हैं। पहले सीपीयू रिबॉल करेंगे, फिर उसके बाद में बूटिंग चेक करेंगे। अगर सही हो गई बूटिंग तब तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर कुछ और देखेंगे। इस तरीके से पहले तो क्लीन कर लिया, और मैं ये देख रहा हूँ कि इसका सीपीयू पहले रिबॉल हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो ये सब पेस्ट देख रहा था कि जो फ़ोन के साथ में कंपनी से आता है ना, वो वाला पेस्ट अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब फ़ोन का सीपीयू रिबॉल नहीं हुआ है। इस तरीके से थोड़ा डायग्नोस करना ही पड़ता है पहले, क्योंकि बाद में अगर हम सब चीज़ बाद में चेक करेंगे ना तो हमको कुछ आइडिया ही नहीं आएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है फ़ोन में। तो जब फर्स्ट टाइम
फ़ोन आपके पास आता है उसी टाइम पे आपको जितना हो सके उतनी तरह तरह की चेकिंग कर लेनी चाहिए, क्या बूटिंग है क्या नहीं है, कुछ शॉर्ट तो नहीं है, ऑटो करंट तो नहीं है, क्योंकि काम करने के बाद में फिर दिक्कत होने लग जाती है, पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम हुई कैसे। तो ये देखो हमने फिर से बूटिंग लिया, जो भी कैपेसिटर वगैरह के ऊपर जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा हुआ दिख रहा था उसको हटाने के बाद तो भी लो बूट में ही है फ़ोन। तो अब इसका सीपीयू निकालने का करते हैं तैयारी। ये हमने पीसीबी होल्डर ले लिया है, पीसीबी होल्डर के अंदर लगाने के बाद साइड से ग्लू कटिंग करना है एक बार। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था कि ये अगर रिबॉल्व किया हुआ होगा तो डायरेक्टली उठ जाएगा रैम, तो ट्राई किया थोड़ा पेस्ट फ्लक्स बाहर आया, लेकिन वो आईसी उठ नहीं रही है, रैम उठ नहीं रही है, इसका मतलब वो पेस्टेड ही है। तो थोड़ा सा ट्राई करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया, जो सही तरीका होता है उसको उठाने का वैसे करेंगे स्क्रैपर डाल के, ठीक है। इस तरीके से गर्म करके अगर किसी ने रिबॉल्व करके लगाई होगी तो वो उठ जाएगी ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पे नहीं हीट हो रही है, मेल्ट नहीं हो रही है और आईसी नहीं हिल रही है, तो फिर स्क्रैपर लगा के जो तरीके से हम निकालते हैं वैसे निकालेंगे। एक्चुअली हम काम किसी और के पास होके आता है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि अंदर रिबॉल्व हो चुका है या नहीं हो चुका है। पहले फ्लक्स लगा हुआ है तो क्या पता किसी ने ऐसे फ्लक्स लगा के हीट कर दिया होगा बस, क्योंकि अगर रिबॉल्व किया हुआ होता तो बहुत इजीली निकल जाती है आईसी। थोड़ी देर हीट करेंगे प्रॉपरली, जब मेल्ट हो जाएगा तभी इसको कुक करेंगे और ये आसानी से निकल जाएगी और कोई ट्रैक डैमेज नहीं होना चाहिए, रैम डैमेज नहीं होना चाहिए। ये देखो ये निकल गया है बाहर। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ब्लैक वाला ग्लू लगा हुआ है जो कंपनी का ओरिजिनल रहता है, तो इससे हमको पता चल गया कि ये रिवॉल्व तो हुआ नहीं है, ओनली हीट मारा गया है बस। तो अब हम रैम निकाल लिया है तो सीपीयू भी निकाल लेते हैं। सेम तरीका है, उसको भी स्क्रैपर डालना है और फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी, फोर्स करने से ट्रैक टूट जाते हैं। अगर अच्छे से हीट हो जाएगा तो वो इजीली उठ जाएगा। ये एक ही जगह पे पूरा ट्राई नहीं करना है, दूसरी जगह पे भी पंचर करके फिर उठाना होता है। ये देखो निकल गया है। तो अभी तक हमने पहले फ़ोन आया तो सबसे पहले हमने बूटिंग चेक कर लिया, कंडीशन चेक कर लिया। इसके बाद में बूटिंग चेक करने के बाद हमको लो बूट मिला तो पता चल गया कि कुछ शॉर्ट है या फिर सीपीयू मेल्ट है, तो डिसीजन यही हुआ। और यहाँ पे देखो कुछ कंपोनेंट जो है थोड़ा गड़बड़ दिख रहे हैं, तो इनको हम सही कर लेंगे। ये पहले से ही काम ऐसा होके आया है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं उनको पहले ही सही कर लेते हैं ताकि बाद में तो प्रॉब्लम ना आए। अगर ये नहीं करेंगे तो खो जाएंगे फिर। इस तरीके से जो भी कंपोनेंट हमको आड़ा टेढ़ा लग रहा हो, कोई उखड़ा हुआ लग रहा हो, तो उसको सही कर लेना है पहले। उसके बाद में पैड सारे क्लीन करने हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा हीट नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक जगह पे हीट करते रहें और पता चला बोर्ड ही फूल जाए। और बोर्ड एक बार फूल गया तो फिर रिपेयर नहीं हो पाता, उसके लिए बोर्ड स्वैप ही करना पड़ता है और रिस्क भी बढ़ जाता है फालतू का। तो ये देखो हमने सही कर लिया है अभी इसको, बस अभी ये कंप्लीट लग गया है, हटेगा नहीं यहाँ से। बाकी सब भी देख लिया, कहीं पे शोल्डर था वो सब हमने सही करने के बाद में इसको, हाँ अभी ये अच्छे से हो गया है। अब इसका ग्लू क्लीन करना है, पुराना जो शोल्डर है वो हटाना है।
पहले और भी जो बॉल निकली हुई है ना ऊपर, उनको सबको मैं क्लीन कर देता हूँ। बस ये जब ओवरहीट कर देते हैं पेस्टेड आईसी के ऊपर तब ऐसा होता है, आईसी के बॉल बाहर आ जाते हैं। तो चलो ये तो हो गया, कुछ भी शॉर्ट नहीं हो और थोड़ा व्यवस्थित दिखे ना, हम कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखा रहा हूँ, कोई कट नहीं मारा है। वीडियो बड़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सीखने को अच्छे से मिल जाएगा। ये हमने शोल्डर हटा लिया, जो एक्स्ट्रा शोल्डर है यहाँ पे, जो हमारे शोल्डर की वेट है उसको हम ज़्यादा फोर्सफुली नीचे रगड़ेंगे नहीं बोर्ड पे, नहीं तो जो बोर्ड की पॉलिश है वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पे हमको फोर्स नहीं लगाना है, हल्का हल्का हाथ से ही करना है। प्रेशर अगर लगाएंगे तो नीचे से बॉल उसमें भी डैमेज हो जाती है। और इसको हम एक दो बार अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि देख सकते हो अभी हमने थोड़ा सा क्लीन किया, पहले एक्स्ट्रा शोल्डर हटाया। अभी हम डायरेक्टली सफाई पे अगर लग जाएंगे तो स्क्रैच पड़ेंगे बहुत सारे, तो इसको करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कोई दूर से उम्मीद लेके अगर फ़ोन भेजता है तो उसका फ़ोन भी बनना चाहिए। ठीक है, ये होता है कंपनी का ग्लू, जो सीपीयू के नीचे कंपनी लगाती है, एक तो वाटर डैमेज रोकने के लिए और दूसरा थोड़ा इसका लाइफ बढ़ाने के लिए, ग्रिप अच्छे से रहे उसके लिए। अब ये क्लीन करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से करना है कि कोई भी ट्रैक डैमेज ना हो। साइडों का ग्लू पहले साफ़ करेंगे, ये जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में हम सेंटर का करेंगे। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा ग्लू है, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना वो ग्लू है। इसको अच्छे से क्लीन करना ही पड़ता है, अदरवाइज सीपीयू जो है अच्छे से लगेगा ही नहीं, वो दिक्कत हो जाती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो साइडों में तो अच्छे से क्लीन कर लेंगे, लेकिन जो मिडिल वाली साइड है ना, इसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे ना थोड़ा भी शोल्डर से तो ट्रैक डैमेज हो जाते हैं, मतलब वो पॉलिश छुट जाती है, बाद में रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन मास्किंग करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत बढ़ जाती है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि थोड़ा पेस्ट ज़्यादा लगा लिया लक्स, और उसके ऊपर शोल्डर अच्छे से अगर थोड़ा थोड़ा घुमाते रहोगे ना तो वो जो ग्लू है वो हो जाएगा एकदम सॉफ्ट, और उसके बाद में उसको हम हटाएंगे ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी फिर। वैसे तो ब्लैक पेस्ट हटाने के बहुत सारे टेक्निक हैं, ब्लेड से भी हटा सकते हैं, लेकिन आपको जो पसंद आए जो सही लगे वो करो। जब फाइनल आपको लगे कि हाँ ये साफ हो गया है तो उसके बाद में एक बार विक करना पड़ेगा, ताकि जो नीचे जो भी बॉल है ना वहाँ पे कोई भी शोल्डर बचे नहीं, सारी फ्लैट हो जाएं, जीरो जीरो एकदम। इस तरीके से ये फाइनल में ही करना है एक बार बस, ऐसा नहीं कि इसको बार बार करते रहो। इस कंडीशन में अगर ये काम अगर डायरेक्टली करना होता ना तो हम पहले कर देते तो क्लीन हो नहीं पाता ठीक से, और इसको बार बार करना पड़ता। ये काम अगर बार बार करेंगे तो नीचे से पॉलिश जो है वो गड़बड़ हो जाती है, पॉलिश छूटने के बाद फिर मास्किंग करने में बहुत झंझट हो जाती है। वो काम अगर ना करना पड़े तो बहुत बेहतर है। इसके लिए इसको फर्स्ट टाइम में ही ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये देखो अब आपको पता चल गया होगा कि कहीं पे कुछ भी कोई गंदगी या फिर वो जो ग्लू रहता है वो नहीं है, सब क्लीन हो चुका है, और जो शोल्डर है वो भी जीरो जीरो साफ हो चुका है पूरा। बस
अब हम इसको क्लीन कर लेंगे। इस तरीके से देखो, क्लीन करने के बाद में आपको खुद फील आ जाएगा कि हाँ अच्छा क्लीन हो गया है। फिर भी कुछ गड़बड़ दिखे तो उसको सही करना है पहले, क्योंकि पहला स्टेप यही है कि सीपीयू जो है पैड पूरा अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए। ये हो गया। अभी एक बार और करेंगे। डिसोल्डर वायर बस आपको एक ही बार चलाना है, इसके बाद में आपको दोबारा नहीं चलाना है कुछ। कहीं पे सोल्डर अगर रह रहा हो तो इस तरीके से आप ट्रिगर की हेल्प से भी थोड़ा घिस के उसको हटा दो। बार बार डिसोल्डर वायर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखो इसकी कंडीशन, साफ़ सुथरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाकी का बोर्ड बाद में साफ़ करेंगे भले, फिलहाल में ये देखो सीपीयू का हिस्सा जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। यही आपको करना है, बाकी का बोर्ड बाद में साफ़ करोगे तो भी चलेगा। जब आप सीपीयू का काम कर रहे हो तो पहले सीपीयू एकदम अच्छे से क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे आपको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्लीन हो गया है अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम ये काम करते हैं ना तो छोटे छोटे टुकड़े उसके जो ग्लू के वो रह जाते हैं, इसके लिए हम बार बार साफ़ कर रहे हैं। इस तरीके की अगर बॉल आपको कोई बड़ी दिखे तो इस तरीके से ट्रिगर से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ग्लू है एक, वो भी हमने साफ़ कर दिया। फाइनल क्लीन होने के बाद में आपको सीपीयू भी क्लीन करना है, रैम भी क्लीन करना है, तो कुछ रिवॉल्व भी करना है। ये काम थोड़ा पेशेंस के साथ करना ज़रूरी है, कोई भी जल्दबाजी हड़बड़ी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो काम बिगड़ेगा ही, सुधरेगा नहीं। ये देखो, ठीक है। अब हमको यहाँ से फाइनल पता चल गया कि अब ये सब ओके है। अब इसको हम ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर देते हैं साइड में। अब हम ले लेते हैं सीपीयू। ठीक है, ये सीपीयू है और ये डबल डेकर सीपीयू है। नीचे से सीपीयू होता है, उसके ऊपर से रैम लगती है, तब जाके ये चीज़ें काम करती हैं। तो इसके ऊपर भी वही ग्लू लगा हुआ है, इसको हमको क्लीन करना है, लेकिन उससे पहले जो एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको हटाएंगे पहले। तो डायरेक्टली पूरा काम नहीं करना है एक बार में, पहले शोल्डर हटा लो, उसके बाद में सेकेंड राउंड में इसको ये जो ग्लू है उसको शोल्डर से हल्का हल्का हटा लो। शोल्डर बहुत डीप दबा के नहीं चलाना है। और जब ये ग्लू थोड़ा गर्म होने के बाद में मुलायम हो जाता है तो आसानी से निकलता है। ये देखो, सीपीयू एक बार हीट हो जाएगा ना तो इस तरीके से निकलने लग जाएगा। अगर गर्म नहीं होगा ना तब तक तो ये ग्लू बहुत हार्ड होता है, लेकिन गर्म होने के बाद में जो है सॉफ्ट हो जाता है, तब हमको निकालना है इसको। बट गर्म नहीं हुआ उससे पहले आप निकालने लगोगे ज़्यादा ताकत से तो फिर स्क्रैच पड़ जाएंगे सीपीयू पे। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें आप देखना कि कोई भी स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमने ये वीडियो में कट नहीं लगाया है, यहाँ पे थोड़ा देर है रखा हुआ, क्योंकि पीसीबी क्लीनर जो है बोतल में ख़त्म हो गया था, वो मैं रिफ़िल कर रहा था बस इसके लिए। कोई बात नहीं। अब देखो अब कि ये पूरा अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है, वो जानबूझ के, क्योंकि एक बार में हमको पूरा क्लीन करने के चक्कर में हम सीपीयू को जो है डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा पहले कर लेना है, फिर उसके बाद में दोबारा करना है। जो जो जगह रह गई हैं वहाँ पे भी कर लेंगे अभी।
और शोल्डर चलाने के टाइम पे फ्लेक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं लगाएंगे तो स्क्रैच आ जाता है, और वो स्क्रैच जो है फिर रिबॉलिंग में बहुत तकलीफ करते हैं, सीपीयू भी ख़राब होता है कभी कभी। तो आप देख रहे हो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस तरीके से काम करने से आपका सीपीयू भी स्क्रैच नहीं होगा प्रैक्टिस करने के बाद। बहुत सारे लोगों को रिबॉलिंग का काम पूरा आता ही है, तो जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा डिटेल में बताना ज़रूरी है ताकि वो गलतियाँ कम से कम करें, और जो भी गलती करो उस गलती से कुछ सीखो ताकि आपका काम जो है जल्दी से जल्दी होने लग जाए। देखो यहाँ पे हमने अभी शोल्डर को 0 0 नहीं किया है, बस हमने ये देखा है कि ग्लू साफ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ग्लू पूरा साफ करना पहले ज़रूरी है, बाद में करेंगे उसको 0 0 करके। तो ग्लू अभी भी है इसमें, ये देखो। इस तरीके से अगर थोड़ा भी बचा हुआ है तो भी आपको फ्लेक्स लगा के ही करना है। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है, आइडिया है मुझे इसलिए, बाकी फ्लेक्स लगाए बगैर आपको बिल्कुल शोल्डर चलाना ही नहीं है। तो चलो इसमें रैम वाली साइड को भी क्लीन कर लेते हैं। ये जो ग्लू है ना, इसको साफ़ करना ही पड़ता है, अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे तब तक हम नहीं लगा सकते, रिवॉल्व भी नहीं कर सकते और न ही बोर्ड में लगा सकते हैं। इसको क्लीन करना ही पड़ता है। अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हो तो इसमें फ्लेक्स लगा के ही करो। आप यहाँ पे वीडियो में जैसे दिख रहा है ना कि मैंने फ्लेक्स नहीं लगाया है, तो थोड़ा फ्लेक्स तो पहले से लगा हुआ है इस पर। और अगर आप इस तरीके से ज़्यादा अगर ताकत लगा के कर दोगे तो डैमेज हो सकता है, गिर सकता है, वो दिक्कतें आती हैं बहुत सारी। अगर आपको आइडिया है तो कैसे भी काम करो, कोई बात नहीं। बाकी जब स्टार्टिंग में कर रहे हो तो बिना फ्लेक्स लगाए शोल्डर लगाना ही नहीं है किसी भी आई से। ठीक है, अब हम थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं इसको। इस तरीके से करने से क्या होगा कि जो भी शोल्डर है वो भी साफ़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत ग्लू भी साफ़ हो जाएगा अगर रहेगा। अगर इसको फिक्स करने वाला टूल है आपके पास किसी भी होल्डर में तो वहाँ पे फिक्स करके तब करो तो और भी अच्छा है। ठीक है, अब इसको साफ़ कर लेते हैं एक बार। ये साफ़ करने के बाद में हमको फिर से अच्छे से देखना है कहीं पे कोई ग्लू नहीं रह गया हो। तो देख रहे हो साइडों में थोड़ा थोड़ा ग्लू है, इसको भी हम कर लेंगे सही। पूरा साफ़ करना ज़रूरी है। फ्लक्स लगा हुआ होगा तो आपको सीपीयू में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कुछ स्क्रैच वगैरह की कोई दिक्कत नहीं। अब हम सीपीयू की दोनों साइडें जब क्लीन कर लिया है तो उसके बाद में हम रैम को भी क्लीन करेंगे। वही तरीके से ये तीनों साइड आपको क्लीन करनी है। ये पोको X3 Pro मॉडल है। पोको X3 होता है उसमें सिंगल वाला सीपीयू होता है और X3 Pro में डबल डेकर वाला होता है।
ये ग्लू साफ़ करना ही मेन चीज़ है बस। ये क्लीन कर लिया तो उसके बाद में आपका काम उतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलिए ये क्लीनिंग भी कर लिया। रैम को करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये देखो हमने सब क्लीन कर ही दिया एक बार में। बस डायरेक्टली अब लास्ट में हम एक बार क्लीन करके देख करके देख लेंगे। एक बार में कंप्लीट हो ही जाएगा ये। देख लो इसमें साइडों में जैसे ग्लू अटका रहता है ना, वैसा ज़्यादा नहीं है। सारी आईसी जब क्लीन हो गई हैं तो एक बार हमको देखना है कि भाई बॉल सारे बराबर हों और उसके बाद में रिबॉलिंग की तैयारी करना है। देखो ये रैम है, इसको हमने क्लीन कर लिया है। रैम को क्लीन करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लू तो नहीं दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन बॉल जो है अभी हमने डिसोल्डर वायर से हमने क्लीन नहीं की। उससे एक बार कर देंगे तो क्या होगा कि छोटी बड़ी बॉल होने का चांस भी कम हो जाएगा, पीपीडी भी एक जैसी हो जाएगी पूरी। तो विक करना सही रहता है। डिसोल्डर वायर से विक करते हैं ना अगर, तो थोड़ा साफ सुथरा काम रहता है। वो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब सीपी रिबॉलिंग का करते हैं तैयारी। ये हमने सीपी ले लिया है, जो भी गंदगी लग रही है नीचे वो साफ कर ली। और करते हैं रिबॉल। चलो तो ठीक है। ये कस्टमर का फ़ोन है, इसमें इसलिए कट नहीं लगाए हैं क्योंकि कस्टमर का फ़ोन पे काम कर रहे हैं, तो कस्टमर को भी पता चलना चाहिए कि कितनी देर लगती है, क्या क्या स्टेप हमको करने पड़ते हैं। इसलिए नहीं तो कुछ कुछ जगह पे कट लगा के कर देते। अब इसको हम रिबॉल कर लेंगे। रिबॉलिंग के लिए हमको 183 वाली पीपीडी यूज़ करनी है, और स्टेंसिल जो इसकी प्रॉपर हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो रखते हैं, अब तैयारी करते हैं। रिबॉलिंग करने से पहले जो बॉल सीपीयू के होते हैं, कोई कोई बॉल जो है ब्लैक ब्लैक हो रहे होते हैं, उनको थोड़ा स्क्रैच करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं ये ब्रश यूज करता हूँ। मेटल के इसमें पिन लगे होते हैं आगे, ये जो वायर जैसे लगे होते हैं, उससे थोड़ा सा स्क्रैच होके सारे बॉल एकदम शाइनी हो जाते हैं। जो ब्लैक ब्लैक हो रहे होंगे ना, वो उनको भी घिस के ये साफ कर देगा अच्छे से, ताकि हम जब नया शोल्डर लगाएं इसके ऊपर तो वो एक बार में ठीक से लग जाए। बस ये क्लीनिंग हो गया। ये काम करने के बाद आपको सीधे रख लेना है, इसके बाद में दूसरा कुछ करना नहीं है। स्टेंसिल के ऊपर रख लेना है, स्टेंसिल के नीचे मतलब। सही से सेट करने के बाद में आपको इसके अंदर पीपीडी फिलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है पहले से। जो हम मेटल वाला वायर वाला जो ब्रश है, उसको अगर ज़्यादा घिसते हैं तो भी जो है डैमेज हो जाता है, तो उसको कम ही घिसना है बहुत।
अगर एक आध बॉल काली अगर रह जाती है, ब्लैक रह जाती है, तो उसके ऊपर शोल्डर नहीं लग पाएगा। तो कोई बात नहीं, उसको बाद में साफ़ करके मैनुअली लगा देंगे। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमको डैमेज नहीं करना है। सीपीयू को अगर ज़्यादा स्क्रैच करने से डैमेज होता है तो वो चीज़ को हम अवॉइड करना चाहिए। देखो एक बार ये हमने सीपीयू में पीपीडी फिल करके हीट किया तो ये बॉल बन गए। अभी क्या है कि बॉल छोटे बड़े भी होते हैं, किसी किसी में ऐसा होता है कि कहीं पे कोई बॉल जो है सही से कनेक्ट नहीं हुआ, तो हम वहाँ पर फ्लक्स लगा के थोड़ा हीट करेंगे तो वो लग जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो नीचे ब्लैक पॉइंट होगा, तो शायद इसकी वजह से नहीं हो रहा होगा। अच्छे से ऑब्जर्व करके ही हमको काम करना है। ये देखो, जो भी आपको लगे कि बॉल नहीं लगा है, वहाँ पे आप फ्लक्स लगा के थोड़ा हीट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि बॉल लग चुका है। फिर भी अगर किसी में नहीं लगता हो तो उसको बाद में भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बॉल रह जाते हैं तो फिर आपको सीपी दोबारा रिवॉल्व करना ही सही रहता है। अगर एक दो बॉल रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनको जो है आप मैनुअली लगा सकते हो बाद में। और ये सीपीयू जब एक बार रिवॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में अगर दोबारा करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो दोबारा में सारे बॉल एक बार में ही कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो नीचे ब्लैक पॉइंट रहते हैं ना, वो सही हो जाते हैं उस टाइम पर। तो अब हमने इसको जो है एक बार फिर से फिलिंग करते हैं, ताकि कोई बॉल अगर छोटे रह गए हों तो वो भी इक्वल साइज में आ जाएंगे। और अगर बड़े बॉल हो जाते हैं तो उनको कट भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे 2 बार फिलिंग कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार से भी काम हो जाता है वैसे तो, लेकिन कभी कभी रेयर केस में ऐसा रहता है कि कोई बॉल छोटी रह जाती है। अभी ये कंप्लीट हो गई है, सारे बॉल जो इक्वल साइज के हो गए हैं, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। हाँ, ये स्टेंसिल से बाहर आ गई है और अब हमको देखना है कि सारे बॉल लग गए हैं या फिर कोई रह गया है, और सारे इक्वल साइज में हैं या नहीं है। ये चीज़ देखने के बाद में आपको सीधे सीपीयू लगा देना है। लेकिन उसको रख लेते हैं साइड में। अब हम रैम को भी रिवॉल्व कर लेते हैं। रैम को मैंने 0-0 वो विक नहीं किया है, ऐसे भी काम चल जाता है इसलिए। देखो यहाँ पे एक ब्लैक पॉइंट है, ये दिखा मेरे, दूसरा भी है। इस तरीके के एक आध दिखे हैं तो उनको क्लीन करके और पेंसिल लगाओ, और वही तरीके से फिर से फिलिंग करके हीट कर दो तो रैम का रिबॉलिंग हो जाएगा। अब ये सब काम जो है अगर सही से करोगे ना, तभी फ़ोन जो है चालू हो पाएगा, अदरवाइज़ तो चालू नहीं होगा। अगर एक बॉल भी रह जाएगी तो भी फ़ोन चालू नहीं होगा। ये यहाँ तक तो प्रोसेस है बॉल बनाने का, ठीक है, यानी इसको आधा रिबॉलिंग तो ये होगा। अब इसको परफेक्टली बोर्ड के ऊपर बैठाना है, वो काम बाकी है। फिर से हमने रैम निकाल लिया, रैम निकाल के चेक करते हैं कि सारे बॉल इक्वल साइज दिख रहे हैं और सारे बॉल वहाँ पे लगे हुए दिख रहे हैं कि नहीं, कोई मिस तो नहीं है। ये चीज़ चेक करने के बाद में इसको भी साइड हटा दिया। अब हमको लगाना है मदरबोर्ड पे सीपीयू को। थोड़ा सा फ्लेक्स लगा लेंगे, इस तरीके से।
सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं भी तरह तरह से करता हूँ, कभी भी कैसे भी। तो अब हमने ये सीपीयू को रखने के टाइम पे आपको ये जो चारों तरफ जो निशान बने हुए हैं उनसे मैच कर लेना है। ये मैच करने के बाद में आपको फिर वही हीट फ्लो करनी है पूरे सीपीयू पे, और हीट अच्छे से लगाने के बाद में जैसे फ्लक्स डालोगे वो जो बाहर आना चालू हो जाए तो फिर सीपीयू को हिलाना है थोड़ा चारों तरफ से हल्का हल्का। कहीं पे भी ऐसा एरिया नहीं रहना चाहिए कि फ्लक्स ना जाए, तो पूरे में अच्छे से फ्लक्स चला जाए। इसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा बाद में डाल देना चाहिए। पहले हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि पहले अगर लगा देंगे ज़्यादा फ्लक्स तो सीपीयू लग ही नहीं पाता अपनी जगह पे, वो उसके ऊपर फ्लोट हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि हाँ ये हीट हो गया अच्छे से, तो हमको चारों तरफ से इसको एक बार हिलाना है ताकि पता चल जाए हाँ बॉल सारे लग गए हैं। ओके, और अब ये सीपीयू लगा के हमको बूटिंग चेक करनी है कि जो बूटिंग लो आ रही थी वो प्रॉपर सही हुई कि नहीं हुई। तो इसको मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको रैम लगा के, बाकी आपको ऐसे भी चेक करना चाहिए। वैसे रैम लगा दिया है, इसको भी सेम तरीके से जैसे सीपीयू लगाया वैसे ही रैम भी लगा देनी है। देखो इस जब आईसी लगाना है उस टाइम पे थोड़ा सा फ्लक्स लगाना है, उसके बाद में थोड़ा हीट होने के बाद में एक दो बॉल थोड़ा बॉल उसकी अगर जॉइंट हो जाती हैं, आईसी अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है, उसके बाद में बाकी का फ्लक्स जो है बाद में लगाना है, तो वो सही से लग जाएगी आईसी। बस इसी तरीके से इसको भी हिला के देख लेनी है, हल्का सा मूव हो रही है तो ठीक है। लगाने के टाइम पे कोई भी जगह गंदी नहीं रहनी चाहिए, पहले से कोई ग्लू या कोई भी गंदगी कुछ भी रह जाएगी तो वो बॉल नहीं लग पाएगी सही से। और अब हमने इसको चार्जर पे लगा के चेक कर लिया तो देखो बैटरी का लोगो आया और पोको का लोगो भी आया। अब इसमें दिक्कत ये है कि इस फ़ोन में सीपीयू और यूएफएस दोनों चीज़ों पे बहुत हीट मारी हुई है, तो हमने बहुत देर इंतज़ार किया। ये पोको के लोगो पे ही है, तो वो जो है यूएफएस का प्रॉब्लम है वो बाद में किया जाएगा। बाकी आप इस तरीके से कर सकते हो। सीपी रिबॉल हमने यहाँ पे सक्सेसफुल करके दिखा दिया एक बार में। बहुत देर तक वेट किया लेकिन ये पोको के लोगों पे ही अटका हुआ था। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है। इसके बाद में अगर आपको अपना फ़ोन रिपेयर करवाना है मेरे से तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर व्हाट्सएप चेक करके आप मैसेज करो, तो आपका भी फ़ोन इसी तरीके से पार्सल करके मैं रिपेयर कर दूँगा।